इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ पीडीएफ के मुताबिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की। जब हम इस विषय के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है ब्रह्म समाज और उसके संस्थापक राजा राममोहन रॉय का। जी बिल्कुल। और सामाजिक सुधार आंदोलनों में सबसे पहले उन्हीं का उल्लेख होता है। आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उनके परिचय से। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। ये काफी दिलचस्प है। जी, उनके पिता का नाम रमाकांत था और माता का नाम तारिणी देवी। और उनके नाम के आगे जो राजा की उपाधि लगी है वो उन्हें किसने दी थी? ये भी एक बहुत आम सवाल है। हाँ, ये उपाधि उन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। असल में अकबर द्वितीय ने ही उन्हें इंग्लैंड भेजा था। अच्छा। पर उन्हें और भी कई उपाधियां दी गई थी, है ना? जैसे आधुनिक भारत के निर्माता। बिल्कुल। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय पत्रकारिता के जनक, नव जागरण के अग्रदूत और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी कहा जाता है। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण के जनक और युगदूत भी। जी। और ये सारी उपाधियां परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। इनसे सीधे सवाल बन सकते हैं। ये तो सच है। अच्छा, उनके शुरुआती कामों पर आते हैं। सुना है उन्हें बहुत सी भाषाएं आती थी। हाँ, उन्हें करीब 12 भाषाओं की जानकारी थी और इसी ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने अपने लेखन में किया। जैसे कि उनकी वो फारसी वाली किताब। सही पकड़ा। 1809 में उन्होंने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी, तूफात उल मुहाविदीन। इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। और फिर उन्होंने लोगों को संगठित करना भी शुरू किया। जी, 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका मकसद था दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद और चर्चा करना। मतलब विचारों का आदान प्रदान। बिल्कुल। फिर 1817 में उन्होंने डेविड हेयर और राधाकांत देव के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की। उन्होंने ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया था शायद। हाँ, 1820 में उन्होंने बाइबल पर आधारित एक पुस्तक लिखी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें उन्होंने नैतिक शिक्षाओं और सिद्धांतों की चर्चा की। और इन सब के बाद आखिरकार ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। जी, 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, पर इसका मतलब पुराना नाम ब्रह्म सभा था। अच्छा, ब्रह्म सभा। और भी कुछ संगठन थे जिनसे वो जुड़े थे? हाँ, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। इसका क्या उद्देश्य था? इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। एक, धार्मिक एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। दूसरा, सामाजिक सुधार के लिए ब्राह्मणों को एकजुट करना। और तीसरा, बाल विवाह के खिलाफ जनमत तैयार करना। और जनमत तैयार किए कि है उन्होंने पत्रकारिता का भी सहारा लिया। हाँ बिल्कुल। 1821 में उन्होंने बांग्ला भाषा में एक साप्ताहिक पत्र निकाला, संवाद कौमुदी। और एक फारसी में भी था, है ना? जी, 1822 में फारसी भाषा में साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार की शुरुआत की। उन्होंने अपने विचारों को और बढ़ाने के लिए क्या किया? उन्होंने उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया ताकि आम लोग भी उन्हें पढ़ सकें। और फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं कि धार्मिक कुरीतियों को रोकना था। एकदम सही। और इसी कड़ी में उनका सबसे बड़ा योगदान आया सती प्रथा का अंत। जी, 1829 में उनके ही प्रयासों और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ। और फिर 1833 में इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, उनकी समाधि आज भी ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनी हुई है। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ? आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया? उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ ठाकुर ने संभाला। ये वही देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं जो रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता थे। जी, वही। वो 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। उन्होंने बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया और ब्रह्म अनुबंध भी लिखा। और उन्होंने एक सभा की भी स्थापना की थी शायद। हाँ, 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, जो बाद में ब्रह्म समाज में ही मिल गई। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के समय तक तो सब ठीक चल रहा था। फिर केशव चंद्र सेन की एंट्री होती है।
और वहां से कुछ विवाद शुरू होते हैं। सही कहा। 1859 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनका झुकाव ईसाई धर्म की ओर ज्यादा था। और इसी से विवाद पैदा हुआ। जी, इसी विवाद के चलते 1865 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया। तो यहीं से ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ। बिल्कुल, समाज 2 शाखाओं में बंट गया। कौन कौन सी 2 शाखाएं? पहली थी आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया। ये शाखा ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। और दूसरी थी भारतीय ब्रह्म समाज। इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया और इसका प्रचार प्रसार भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में हुआ। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को बंगाल के बाहर भी लोकप्रिय बनाया। जी, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। उनके नेतृत्व में एक कानून भी पास हुआ था, नेटिव मैरिज एक्ट। हाँ, 1872 में उनके नेतृत्व में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसने बाल विवाह और बहुविवाह पर रोक लगा दी। अच्छा, और इसमें विवाह की न्यूनतम आयु भी तय की गई थी? जी, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। लेकिन फिर केशव चंद्र सेन से जुड़ी एक और विवादास्पद घटना हुई जिसने आंदोलन को फिर से तोड़ दिया। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास था। केशव चंद्र सेन ने अपनी ही 13 वर्षीय बेटी का विवाह बिहार के एक राजा से कर दिया। मतलब जिस बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने कानून बनवाया, वही उन्होंने खुद किया। जी, और इसी बात से नाराज होकर उनके अनुयायियों ने एक नया समाज बनाया, और वो था साधारण ब्रह्म समाज। बिल्कुल। 1878 में उनसे नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ स्रोतों में ये साल गलती से 1818 लिखा मिलता है, पर सही वर्ष 1878 है। तो ये तो बंगाल की कहानी हुई। क्या इस आंदोलन का असर देश के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ा? हाँ, जरूर पड़ा। इसी से प्रेरणा लेकर 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, लेकिन इसके साथ महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे बड़े नाम भी जुड़े थे। तो प्रार्थना समाज के उद्देश्य क्या ब्रह्म समाज जैसे ही थे? काफी हद तक, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध, जात पात को खत्म करना, स्त्री शिक्षा पर बल देना, बाल विवाह को खत्म करना और विधवा विवाह का समर्थन करना। चलिए, अब तक जो हमने चर्चा की है उसे कुछ वन लाइनर सवालों से और पक्का कर लेते हैं। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। पहला सवाल, राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी संस्था स्थापित की? ब्रह्म समाज, 1828 में। ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या था? ब्रह्म सभा। सती प्रथा को अपराध घोषित कराने में उन्होंने किसकी मदद की? लॉर्ड विलियम बेंटिक की, 1829 में। ब्रह्म सभा को बाद में किस नाम से जाना गया? ब्रह्म समाज। उनकी रचना एकेश्वरियों के उपहार यानी तूफात उल मोहाबिदीन किस भाषा में थी? फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1821 में। केशव चंद्र सेन किस संगठन से जुड़े थे? वो ब्रह्म समाज से जुड़े थे और बाद में भारतीय ब्रह्म समाज के नेता बने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। रॉय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की? 1839 में। विधवा पुनर्विवाह संघ जो 1861 में बना, उसके संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ? 1870 में। और आखिरी सवाल, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की? बंबई में 1867 में। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पूरी चर्चा को आखिर में मुख्य बिंदुओं में दोहरा लेते हैं। जरूर। तो मुख्य शीर्षक था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रमुख संगठन कौन कौन से थे? ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। और प्रमुख व्यक्ति? राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। ब्रह्म समाज की शाखाएं कौन सी थी? आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। कुछ प्रमुख स्थापनाएं भी बता दीजिए। आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म सभा, कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, वेदांत कॉलेज, तत्वबोधिनी सभा और पूना सार्वजनिक सभा। और प्रमुख प्रकाशन? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और तत्वबोधिनी पत्रिका। और एक महत्वपूर्ण अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट 1872।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करें।